ओरिएंटेशन के लिए हिंदी शब्द अगर कहना ही हो तो जैसे गूगल ट्रांसलेट जैसी व्यवस्थाओं में उन्मुखीकरण एक शब्द चलता है। उन्मुखीकरण का मतलब है जिस उद्देश्य के लिए आप इकट्ठे हुए उसकी ओर उन्मुख होने की तैयारी करना। तो अभी हम बम्बारमेंट नहीं करेंगे, बम्बारी नहीं करेंगे हिंदी साहित्य की। अभी तो बहुत बेसिक बातें समझेंगे। पाठ्यक्रम क्या है, क्या पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है, वो सब बातें आराम आराम से एकदम चलेंगे। आप में से कई बच्चे जो एकदम नए हैं उनको ये भी भय होगा कि हमने हिंदी साहित्य लिया, ठीक किया या गलत किया, या लें या ना लें। कुछ लोग अभी द्वंद्व में ही होंगे, क्योंकि इस बीच में ऐसी जिज्ञासाएं बहुत सारी आई। तो मैंने एक विशेष सत्र रखा था, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, इस पर करीब 2 घंटे का। तो आप उसको देख लीजिएगा। मैं उसका केवल सार 2 मिनट में आपको बता रहा हूं। यदि आपको आईएएस बनना है, देखिए आपके यहां होने के 2 उद्देश्य हो सकते हैं। एक तो ये कि आईएएस बनना है, दूसरा ये भी हो सकता है कि आईएएस बने ना बने ज्ञान प्राप्त करेंगे, आनंद लेंगे, ये भी हो सकता है। तो 1000 में से 2, 4, 5 बच्चों का उद्देश्य होता है आनंद प्राप्त करना, कि कुछ नया सीखेंगे, मजा आएगा, कुछ नए दोस्त बनेंगे, शायद बात भी बन जाए। तो इस चक्कर में बच्चे आते हैं। ऐसे 5-7 बच्चे जो हैं उनको केंद्र में रख के बात मैं नहीं कर सकता हूं। अगर 1000 बच्चे हैं तो 1000 में से 5-10 तो वो वाले हैं, ठीक है। 100-200 ऐसे जो चाहते हैं कि आईएएस बने और ज्ञान भी मिले, आनंद भी मिले। और 700-800 ऐसे बोलते आईएएस बनना है, ज्ञान तो मजबूरी है, सीने पर पत्थर रख के ज्ञान हासिल करना है, और जितने न्यूनतम ज्ञान से आईएएस बन सके उतना ही कम ज्ञान प्राप्त करना है, ज्यादा नहीं प्राप्त करना है। ज्यादा लोग इस प्रकृति के आते हैं। फिर मैंने उनसे पूछा कि जो दोनों उद्देश्य चाह रहे थे, मैंने कहा आपके दोनों उद्देश्यों में से प्राथमिक कौन सा है? तो उनमें से 99% ने कहा कि आईएएस बनना प्राथमिक उद्देश्य है। मतलब साथ में मजा भी आए, ठीक बात है, ज्ञान भी मिले, अच्छी बात है। तो हमने निष्कर्ष निकाला कि लगभग 97% बच्चे जो यहां बैठते हैं उनका प्राथमिक उद्देश्य ये है कि सफल हो। वैकल्पिक विषय चुनने के कई आधार डिस्कस किए, रुचि है कि नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, छोटा है कि बड़ा है, जीएस में हेल्प करेगा या नहीं, अंकदायी है या नहीं, आदि आदि आदि। और मैंने बहुत विस्तार में उनको ये समझाने का प्रयास किया कि सारे आधार अच्छे हैं, लेकिन दरअसल केवल और केवल एक आधार है जिसको प्राइम मानकर चलना चाहिए, बाकी सब मिथ्या बातें हैं। मिथ्या क्या होता है हम आगे चल के समझेंगे, शंकराचार्य का कंसेप्ट है। हिंदी साहित्य में बहुत सारा दर्शन भी पढ़ना पड़ता है, बहुत सारा समाजशास्त्र, बहुत सारा मनोविज्ञान, वो सब हिंदी साहित्य का हिस्सा है, पढ़ेंगे। अभी के लिए आप मानिए कि झूठ है। आप दरअसल कोई विषय इसलिए ले रहे हैं कि आपको सफलता हासिल हो। सफलता का एकमात्र संबंध इस बात से है कि उस विषय में अच्छे अंक मिले आपको। 1 अंक से 8-10 रैंक फिसल जाते हैं, और केवल 100 अंकों में सारी दुनिया चेंज हो जाती है। प्रॉपर आईएएस से आखिरी रैंक तक की दुनिया केवल 100 अंकों की गैप की है, बस इतना ही अंतर होता है। और कल मैंने विस्तार में समझाया कि अगर आपको आईएएस बनना है प्रॉपर, तो आपको 1050 नंबर चाहिए। इन 1050 अंकों में से आप जीएस में कितनी भी कोशिश कर लेंगे तो 410-20 के आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत मुश्किल है। 400, 410, 15 ये सब रहेगा। आजकल जो ट्रेंड है उसकी बात कर रहा हूं। पहले 300 भी नहीं आते थे, अब बढ़ गए हैं। आप एसए में बहुत बड़े 30 मार्क होंगे तो 160 ले आएंगे, और मैं आप सबको 30 मार्क मान लेता हूं, 160 आ गए। इंटरव्यू में 275 में से आप 175 से ज्यादा की गारंटी दे नहीं सकते। आ सकते हैं, संयोग हो सकता है, कम भी आ सकते हैं, लेकिन हाँ, एक ठीक विद्यार्थी ठीक तैयारी के साथ सही बात करके आएगा तो 175 के आसपास मिल जाएंगे, ये हम मान के चलते हैं। ये तीनों मिला के कितने हुए? 570, 600, 745 हुए। और 745 के बाद जो बैलेंस रह गया वो है 305। 305 नंबर वैकल्पिक विषय में लाएंगे तो आईएएस बनेंगे। इतिहास में अभी तक 2 व्यक्तियों के 300 प्लस मार्क्स है, 310, 301। राजनीति विज्ञान में एक के हैं 312। भूगोल में एक के भी नहीं है, हाईएस्ट 291 है। दर्शन में एक के हैं 311 मार्क्स, मिहिर पटेल गुजरात में आईएएस है। हिंदी साहित्य में 11 व्यक्तियों के 300 प्लस, 9 व्यक्तियों के 290 से 300 के बीच में,
और 7 के 275 से 290 के बीच में है। हिंदी साहित्य इसलिए मत पढ़िए कि मैं पढ़ा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आप पढ़ लें मुझसे, कोई मतलब नहीं है इस बात का। मैंने जब पढ़ाना बंद किया था ये मान के किया था कि बंद मतलब बंद, ये तो संयोग से वो सब एक परंपरा चल पड़ी जो हमारी कल्पना में नहीं थी। हिंदी साहित्य इसलिए पढ़ना है कि आपकी सफलता में सबसे बड़ी भूमिका यह विषय निभा सकता है, और ये बात मैं गारंटी से दावे से कह रहा हूं। इंटरनेट पर डीओपीटी की साइट पर पिछले 4 साल की सारी मार्कशीट्स उपलब्ध हैं, वहां से देख लीजिए। बस जिस भी विषय को देखें हिंदी माध्यम में देखिएगा, क्योंकि लोग क्या करते हैं अंग्रेजी माध्यम के अंक दिखा के आपको बताएंगे कि इतने अंक आते हैं। अंग्रेजी माध्यम की दुनिया एकदम अलग है, वहां तो अंकों का अनुपात ही एकदम अलग हो जाता है। इसलिए मन में कोई दुविधा मत रखिए। अगर आईएएस बनना उद्देश्य है तो आप सबसे अच्छे विषय में हैं, इस विश्वास से पढ़ेंगे तो कन्विक्शन रहेगा, खुद कन्विंस रहेंगे तो चीजें अच्छी रहेंगी। पृष्ठभूमि नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, जीरो से हम शुरू करेंगे ही, एकदम जीरो से। जो शर्तें हैं हिंदी साहित्य पढ़ने की वो ये है कि आपके पास एक ऐसी भाषा हो जिसमें अशुद्धियां ज्यादा न होती हों, एकमात्र शर्त यह है। अगर आप अशुद्धियां बहुत ज्यादा करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स की बात मैं कर रहा हूं, या ग्रामेटिकल, लिंग, वचन, वो सब अशुद्धियां, अगर वो बहुत ज्यादा है तो परीक्षक को अच्छा नहीं लगेगा, और वो बहुत ज्यादा है तो जीएस में भी अच्छा नहीं लगेगा, निबंध में भी अच्छा नहीं लगेगा, साहित्य में थोड़ा और ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा। अगर आपके पास ऐसी भाषा है कि आप ठीक से लिख लेते हैं, फ्लो है बातों में, अशुद्धियां नहीं है या कम है, तो हिंदी साहित्य में इसके अलावा कोई भी शर्त नहीं है। सबसे मजे की 2 बातें हैं। इतने नंबर क्यों आते हैं? नंबर ज्यादा आने की एक वजह तो यह है कि साहित्य के परीक्षक आमतौर पर थोड़े सहृदय माने जाते हैं, चाहे गुजराती साहित्य हो, तमिल साहित्य हो, तेलुगु साहित्य हो, संस्कृत हो, कोई साहित्य हो, उन सब में स्कोर ज्यादा आता है। लेकिन 2 और वजह हैं, उन वजहों पर गौर करने की जरूरत है। एक सबसे रोचक वजह यह है कि हिंदी साहित्य में अगर कोई प्रश्न आ जाए और आपको ना आता हो तो भी आप गोल मटोल तरीके से लिख के नंबर ले आएंगे उसमें। वो कैसे आएंगे अभी नहीं समझ में आएगा, कुछ दिनों के बाद प्रयोग करके देखेंगे। बस आपको हल्का सा अंदाजा होना चाहिए। जैसे प्रेमचंद पे सवाल आ गया, प्रेमचंद आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, बस आपको यह पता है कि प्रेमचंद के उपन्यास का नाम गोदान है और 1936 में लिखा गया था, बस अगर इतना भी पता है तो भी साहित्य पढ़ने के बाद आप इस तरह से उत्तर फ्रेम करेंगे कि परीक्षक को वो उत्तर अच्छा लग जाएगा, और 10 में से शायद 5 नंबर ना मिले लेकिन 4 मिल जाएंगे, 3.5 मिल जाएंगे, क्योंकि साहित्य में उत्तर बंधे बंधाए नहीं होते हैं। जैसे गणित में है, आप वैकल्पिक उत्तर नहीं लिख सकते, जो उत्तर है वही लिखना है आपको। साहित्य में वैकल्पिक उत्तरों की इतनी संभावना है कि एक व्यक्ति ने उत्तर लिखा, आपने एकदम अलग लिखा, और आप दोनों को अच्छे नंबर मिले, क्योंकि सब्जेक्टिविटी का सम्मान है इस विषय में, रचनात्मकता का सम्मान है। आपने एक बार जो पढ़ लिया, समझ लिया, नोट्स बना लिए, उसके बाद वो बदलने वाला नहीं है, अपडेट नहीं करना है, रोज के अखबार से चीजें बदलेंगी नहीं, स्थिर है एकदम। जो समस्या राजनीति विज्ञान में आती है, समाज शास्त्र में है, लोक प्रशासन में है कि प्रश्न वही हैं, उत्तर बदल गए, अगले साल नई स्टडीज आ गई, नई रिपोर्ट्स आ गई। अगर सेकंड एआरसी को हर 4 लाइन के बाद नहीं लिखेंगे पवेड में तो उत्तर अच्छा ही नहीं माना जाएगा। हिंदी साहित्य में कबीर चले गए, सारे प्रश्न वही, सारे उत्तर वही। जितने साहित्यकार पाठ्यक्रम में सब जा चुके हैं, इसलिए कोई तनाव की बात नहीं, कुछ बदलाव का स्कोप ही नहीं है। जो एक बार पढ़ लिया, नोट्स आपके तैयार है, पॉइंट्स तैयार हैं, आपने उसको याद किया, हो गया, बात खत्म हो गई। तो अपने मन में ये विश्वास रखिए, क्योंकि आप जब जाएंगे तो आसपास ऐसे कई ज्ञानी लोग मिलेंगे। क्या विषय लिया? हिंदी सर, हिंदी ले लिया, हिंदी ले लिया, अब क्या होगा तुम्हारा, अब तो तुम बर्बाद हो जाओगे। और जो गोलू किस्म के बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं ऐसी बातों से। गोलू समझ रहे, जो नए प्यारे 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 बच्चे होते हैं, उनको लगता है अरे ये तो गलती हो गई बहुत बड़ी, अब हम क्या करें भैया, आप बताइए भैया। फिर भैया बोलते हैं शाम को अड्डे पे आओ, ज्ञान देंगे तुमको। और शाम को अड्डे पे आप जाएंगे, फिर वो ज्ञान देंगे, कोई ऊट पटांग विषय, केमिस्ट्री दिलवा देंगे, तो केमिस्ट्री लो। और ऐसा ज्ञान देंगे कि आप कहेंगे देखिए केमिस्ट्री नहीं पढ़े तो जीवन क्या समझा हमने। तो अगर ऐसा कोई ज्ञानी महात्मा आसपास हो
उससे केवल एक बात कहना, लिटमस टेस्ट है। जो भी कुछ समझाए कि ये विषय लो, बोला सिर्फ एक बात, भैया 2013 में नया पाठ्यक्रम आया था, नया ट्रेंड मतलब मेंस का स्ट्रक्चर आया था। 2013 से 2018 तक जो भी विषय आप बता रहे हैं, उस विषय में हिंदी माध्यम में ऐसे 5 व्यक्तियों का नाम बता दीजिए जिनके 300 नंबर आए हों, बस। सिर्फ 5, 10 भी नहीं मैं कह रहा, सिर्फ 5 पूछ लीजिएगा। और कहना भैया बताने से नहीं होगा, मार्कशीट दिखानी पड़ेगी। और जब कोई दिखाए, इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा उसका नाम, मीडियम साथ में, तुरंत आ जाएगा कौन से मीडियम में था। किसी न किसी साइट पे जिक्र मिल जाएगा उसका, बस हो गया टेस्ट। किसी और से क्या पूछना है इसके लिए। और मैंने जो संख्या बताई है 11, 9 और 7, ये संख्या आप कहेंगे तो नाम इनके रटे हुए हैं सबके, अंकों के साथ लिस्ट भी है। देखिए, जो बात माने तथ्यों के साथ मानिए, हवा में किसी बात को मत मानिए। प्रमाण है तो ठीक है, वरना नहीं, बात खत्म। तो पहली बात, अपने मन में ठीक से धारण कर लीजिए कि आप जिस विषय में आए हैं वो विषय आपको आईएएस बनाने में पूरी भूमिका निभाएगा। बीपीएससी में रिजल्ट शानदार हिंदी साहित्य का इस बार भी आया हुआ है, और यूपी में पहले ठीक रहता था, इस बार थोड़ा बेहतर है। तो अगर एक विषय से आपको तीनों राज्यों को साथ लेना है तो उस सेंस में भी ये विषय ठीक है। सिलेबस हम यहाँ पर पूरा राज्यों का कर ही लेंगे, तो किसी तरह का दबाव अपने मन पे मत रखिएगा। अब देखिए हिंदी साहित्य में क्या क्या समझना है, हमें कहां से शुरू करना है। आप में से कितने लोगों को भरोसा है कि आप अशुद्धियां नहीं करते लिखते हुए? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। और कितने लोगों को लगता है कि बहुत सारी करते हैं? ऐसे भी कुछ लोग हैं। और ऐसे लोग जो कहना चाह रहे हैं कि हम अशुद्ध लिखते हैं और अशुद्ध ही लिखेंगे, हम शुद्ध नहीं करेंगे इसको आपके कहने पर, ऐसे कितने लोग हैं? ऐसा कोई नहीं, गनीमत है कि ऐसा कोई नहीं है। तो जो अशुद्ध लिखते हैं वो चाह रहे हैं ना कि ठीक कर लें, हाँ, तो हम मिलकर ठीक करेंगे, बीच बीच में जिक्र करेंगे। जैसे हंसी मजाक करने के लिए मैं 1-2 शब्द पूछता हूं, आप बताएं कि उनमें से कौन सा शब्द ठीक है और कौन सा गलत है ना। बोलना नहीं है, केवल हाथ खड़ा करना है, बोलना नहीं है। अभी अभी हाथ भी नहीं खड़ा करना है, पहले मैं 2-3 लिख लेता हूं, उसके बाद। ठीक है, किसी को बोलना नहीं है। तो आप में से कितने लोग मानते हैं कि तीनों शब्द सही लिखे हैं? हाथ खड़ा कर लें। वंडरफुल। कितने लोग मानते हैं कि तीनों गलत लिखे हैं? ऐसे लोगों की संख्या सोच लीजिए, चेहरा पहचान हो सबका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और कितने लोग मानते हैं कि 2 ठीक हैं, 1 गलत है? इसमें ज्यादा है, मोदी लहर इसमें चली है। कितने लोग मानते हैं कि 1 सही है, 2 गलत है? ऐसे लोग करीब 12 के आसपास है। चलिए, मजे की बात है कि तीनों गलत हैं। देखिए, अभी हाथ खड़ा किया था अशुद्धियां नहीं करते, और फिर हाथ खड़ा किया तीनों सही हैं, और अचानक सामने से बताए गए तीनों गलत लिखे हुए हैं। इससे डरना नहीं है। ऐसे शब्द हिंदी में 10 ही हैं कुल मिला के, जिनमें से 3 आ गए आपके सामने। मतलब टीचर डराने के लिए बोल सकता है कि मैं ऐसे और बहुत शब्द बताऊंगा, ऐसे कुल मिला के 8-10 ही शब्द है, ज्यादा नहीं है, 8-10 ही होते हैं। किंतु खेलने के लिए, बच्चों को ये महसूस करवाने के लिए कि हो सकता है कि कुछ शब्द हमें ठीक से ना पता हो, इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिन लोगों ने कहा था कि तीनों गलत हैं, वो हाथ खड़ा करें। अब 7-8 लोग थे ऐसे, हाँ, अब 3-4 बढ़ गए हैं। सम्मान हुआ तो बढ़ गया अचानक 3 लोग। आप बताइए जरा कैसे ठीक करें, उठ के बताइए, मैं ठीक कर देता हूं। इसको कैसे करना होगा? दोनों जो आधे हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ठीक हो गया, बहुत बढ़िया। इसको कैसे करें? ये कर, नहीं आधा तो नहीं लगाया, ये गलती से पहुंच गया वहां तक। अब ठीक है, अब ठीक हो गया। कंफ्यूजन है इसमें। अच्छा, ये कितने लोगों को लग रहा है कि अब ठीक हो गया? अच्छा, कितने लोगों को लग रहा है कि अभी भी गलत है? करीब 15-20 लोग हैं, अभी भी गलत है ये। बैठिए, ये सही है।
अतिशय प्लस उक्ति। लेकिन बचपन से लोग रटते हैं अतिशयोक्ति, आधे श में रटते हैं तो अभ्यास वही पड़ जाता है। ये वो गलती है जो हम बचपन से करते आ रहे हैं, इसलिए हमें लगता ही नहीं कि गलत हो सकता है। श्रृंगार तो ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा? जैसे ये है श्र, श्र, ठीक है, श्र तो हो ही गया पहले से, ये और लगा दिया। अब इसको बोल के बताओ कोई कैसे बोलेंगे। एक ऐसा श जिसमें र भी लगा हो और री भी लगा हो, एक साथ बोलना है। नहीं, अगर आप श्री बोलेंगे तो मैं कहूंगा श्री तो ये होता है। आप में से कौन बोल सकता है इसके लिए जिसने गोरख आसन कर रखा हो ठीक से, वही बोल पाएगा, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। कौन बोल पाएगा इसको? कोई नहीं बोल सकता, इसका उच्चारण असंभव है। आप बोलेंगे? हाँ बोलिए, कौन है? हैं? श्र। अगर श्र है तो फिर ये बोलो जरा क्या है। ऐसा करो, अब उठो जरा, उठो। अब आपको इन दोनों को बोलना है बारी बारी, और बताना नहीं है कि पहले कौन सा बोला बाद में कौन सा बोला, ये जनता बताएगी। दोनों बोलिए इस तरह से कि दोनों का अंतर भी स्पष्ट हो जाए। बोलो बोलो, सिर्फ बोलो। हाँ, आपको खुद भी समझ तो आ रहा होगा कि मामला फंस गया है। बैठिए 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 बैठिए। किसी में साहस नहीं है, बोल ही नहीं सकते, असंभव है उच्चारण, असंभव है। ठीक है, तो ये जो है ये श है, ये श है। जैसे ये भ है, भ में र लगाना हो तो ऐसे लगा देते हैं भ्र, और भ में री लगाना हो तो ऐसे लगा देते हैं भ्री। भ से भ्र बनेगा तो साइड में ऐसे लगाएंगे, और भ्री बनाना होगा, री लगाना होगा तो नीचे लगा देंगे। यही तरीका है। ऐसे ही क्योंकि हमें अभ्यास बचपन से इसका है तो हमें यह नहीं पता होता कि ये वाला जो लगा हुआ है ये र है, ये श्र है, श्र। इसमें से र हटा देंगे तो ये रह जाएगा, और र हटा के री लगाएंगे तो ऐसे लिखा जाएगा। लगभग सारी किताबों में भी गलत लिखा होता है, क्योंकि हिंदी की टाइपोलॉजी में, टाइपिंग के सॉफ्टवेयर्स में आमतौर पर यह वाला श्रेय मिलता ही नहीं। गूगल का जो इंडिक टाइपिंग सॉफ्टवेयर है उसमें भी ये नहीं मिलता है, क्योंकि वहां जो बनाने वाले उनको भी नहीं पता, बचपन से वही याद कर रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि ऐसे शब्द कुल मिला के 8-10 ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे पक्ष होंगे भाषा में जो सीखने होंगे, सीखेंगे। अब जो ओरिएंटेशन क्लास है उसमें हमें कुछ बहुत बेसिक बातें समझनी है, एकदम बेसिक बातें समझनी है। पाठ्यक्रम भी समझना है, लेकिन मैं चाह रहा हूं कि पाठ्यक्रम पर हम 1 घंटे बाद आए। पाठ्यक्रम को समझने के लिए जो समझना है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि जो हिंदी साहित्य पढ़ने वाले हैं उसमें 2 शब्द हैं, एक हिंदी और एक साहित्य। हिंदी क्या है अभी हम एक धारणा मान के चलने की हम सबको पता है। हिंदी वह भाषा है जो मोटे तौर पर उत्तर भारत में बोली जाती है, ठीक है। इधर बिहार तक बोली जाती है, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इस इलाके में जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी है। थोड़ा सा हैदराबाद की तरफ जाएंगे तो वहां एक खास किस्म की हिंदी चलती है, तंदाना तंदाना ताने दिन तंदाना। सुना है आपने वाला गाना? बहुत फेमस गीत था। या तो कायकू जारिया है, कायकू, सुना है ऐसी भाषा? ये हैदराबादी हिंदी या दक्षिणी हिंदी इसको बोल देते हैं कभी कभी। ऐसी मुंबई जाएंगे तो वहां एक और हिंदी, मुंबई या हिंदी बोलते हैं इसको, भिड़ू, ए भिड़ू, वो भी हिंदी का एक रूप है। भारत के बाहर जाएंगे तो वहां भी, जैसे मॉरिशस जाएंगे तो वहां भी हिंदी का एक रूप मिलेगा आपको। तो हिंदी का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? ये जो
9-10 राज्य हैं, उन राज्यों में जो भाषा बोलते हैं उसको हम हिंदी कहते हैं, इन राज्यों की मुख्य भाषा। इसकी बहुत सारी बोलियां हैं, आप किसी न किसी बोली क्षेत्र से आते ही होंगे। आप हरियाणा से हैं तो आप हरियाणवी हिंदी बोलते होंगे या हरियाणी हिंदी बोलते होंगे। अगर आप बिहार से हैं तो आप मैथिली, मैथिली को आजकल एक भाषा मान लिया गया है, लेकिन हिंदी में उसको पहले हिंदी की बोली माना जाता था। तो मैथिली, मगही या अंगिका या भोजपुरी बोलते होंगे। ये सब हिंदी की बोलियां मानी जाती हैं। राजस्थान से हैं तो आप या तो जयपुरी या ढूंढानी बोलते होंगे या मालवी बोलते होंगे, या और कौन सी है, मैं मारवाड़ी है वो बोलते होंगे, है ना। वहां भी 3-4 बोलियां चलती हैं। आप पहाड़ों की तरफ से आए हैं तो आप कुमाऊनी या गढ़वाली बोलते होंगे। आप उत्तर प्रदेश से हैं तो शायद अवधी या ब्रजभाषा या बुंदेलखंडी, जो बुंदेली बोलते हैं, वो बोलेंगे। छत्तीसगढ़ में तो छत्तीसगढ़ी बोलते होंगे, बॉर्डर पे हैं तो बघेली बोलते होंगे। ये करीब 19 बोलियां हैं। इन 19 बोलियों के समूह को हिंदी कहते हैं। तो आप इन 19 बोलियों में से किसी भी बोली को बोलने वाले व्यक्ति हों, आपकी भाषा हिंदी मानी जाएगी। तो हिंदी कैसे बनी, कब से बनी, कैसे कैसे बदली, वो सब हम समय आने पे पढ़ेंगे। अभी के लिए हिंदी आपको पता है। जो नया शब्द आपके लिए है वो है साहित्य। तो हम शुरुआत करते हैं साहित्य से। ये क्या चीज है, इसमें क्या समझने का मामला है। तो सबसे पहले जिस शब्द पर आना है वो साहित्य है। साहित्य क्या है, इसकी निश्चित परिभाषा कोई नहीं, लेकिन साहित्य को समझाने के लिए जो सही तरीका है, हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं एक शब्द पर। वो शब्द है वांग्मय। वांग्मय, इस शब्द से आप परिचित हैं? कभी आपके सामने आया ये शब्द? इसमें वा और म के बीच में जो डमरू जैसा बना हुआ है वो क्या चीज है? क, ख, ग, घ, उसके बाद क्या था? अंग। जैसे गंगा, तो कहीं कहीं आप देखते हो ना, गंगा ऐसे लिखते हैं। आप तो आसानी में ऐसे लिखते होंगे गंगा, ये सही है, गलत नहीं है। इन कुछ लोग आप देखेंगे कि ऐसे लिखते हैं गंगा, और कुछ लोग से क्या पढ़ते हैं? गडगा। गडगा नहीं है गंगा है, गंगा ही लिखा हुआ है। और दरअसल जो लिखा है वही ऊपर भी लिखा है। इस बिंदी का मतलब यही है, यहां पर इस शब्द में इसका मतलब यही है। एक हल्का सा नियम बताता हूं, आपकी रुचि उससे बढ़ेगी। जैसे अगर कोई आपसे कहे एक शब्द है ये गंदा, इसका अर्थ पता है आप लोगों को? चलिए, एक शब्द है ये गंभीर, यही पता है आप लोगों को। अगर ऐसा लिखा हो तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होता ना कि पहला गंदा है दूसरा गंभीर है। पर ऐसा क्यों होता है कि इसमें आपने गंदा यानी कि ये न बोला, और इसमें गंभीर यानी कि इसको म बोला? ऐसा कैसे हो रहा है? बिंदी तो एक ही है, और उसी बिंदी को आप बचपन से अलग अलग बोल रहे हैं, पर यह बात दिमाग में कभी नहीं है कि एक ही बिंदी के नाम अलग अलग क्यों हो जाते हैं। तो यह हिंदी भाषा का एक नियम है, इसको पंचमाक्षर का नियम कहते हैं। आमतौर पर अधिकांश मामलों में क्या होगा, बिंदी के बाद जो वर्ण आएगा उस वर्ण का जो वर्ण समूह है उसका 5वां अक्षर उच्चारण में आता है। क ख ग घ याद है आप लोगों को बचपन से? क के बाद कौन सा वर्ग आता है? वर्ग च। उसके बाद फिर च आता है, त, टे नहीं ट। ये हरियाणा और राजस्थान में कै खे गै घे चलता है। वहीं से आप कहां से हैं? हाँ, राजस्थान। वही हरियाणा राजस्थान बोलते हैं कैसे कबूतर, क्योंकि कबूतर कैसे नहीं होता है। कैसे कबूतर कैसे हो सकता है? मैं हरियाणा से हूं, इसलिए मैंने बचपन से ऐसे ही याद किया है। बोलेंगे कैसे कबूतर, तो समझ नहीं आता कि कैसे कबूतर कैसे बना। कै खे गै घे अंगै चे छे पूरा हो चलता है। अब इससे बिहार और यूपी के लोग बहुत खुश है कि चलो हरियाणा राजस्थान को डांट पड़ गई, तो बड़ा अच्छा फील आ रहा है उनको। और बिहार में क्या होता है? कौ से कबूतर
बंगाल में तो पूरा ही क हो जाता है इधर, बिहार में आधा क होता है। तो ठीक है, क ख ग घ, क से कबूतर। तो अब क्योंकि आप लोग हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं, तो ना तो कैसे कबूतर होगा ना क से कबूतर होगा। कबूतर किससे होगा? क। सिंपल है, क बोलो। क से कबूतर, ख से खरगोश, ग से गधा। तो सबसे दीनहीन प्राणी जिसको सबने इतनी गालियां सुनाई है बिना वजह के, वो गधा है बेचारा। तो ये जो नियम है, और ये जो क वर्ग पहला होता है क वर्ग, दूसरा होता है च वर्ग, तीसरा ट, फिर त, फिर प। कै च ट त प नहीं, क च ट त प। इसको याद करने का तरीका, कचोटता प्यार। जीवन में कभी नहीं भूलेंगे इसके बाद आप। क च ट त कचोटता, प से प्यार। आपकी उम्र के माकूल भी एकदम। इस उम्र में ऐसी उदाहरण याद रहते हैं, भक्ति के तो याद रहते नहीं इस उम्र में। तो अब जरा बताओ दूसरा वर्ग कौन सा है? इधर मत देखो, याद करो, कचोटता प्यार। तीसरा कौन सा है? चौथा त, क्योंकि दिमाग में कचोट रहा है एकदम। तो गंदा, द, त थ द ध न। जिस वर्ग में द आता है वो त वर्ग है, और उसकी पंचम ध्वनि क्या है? न। तो क्योंकि द बाद में आया, इस बिंदी का मतलब हो गया न। अब गंभीर, भ कौन से वर्ग में है? प फ ब भ म। क्योंकि भ प वर्ग में है और उसकी पंचम ध्वनि म है, इसलिए जहां भ से पहले बिंदी आएगी वो म हो जाएगा, गंभीर। ऐसे ही गंगा, क ख ग घ अंग। तो ये जो है ड नहीं है, गडगा नहीं है, गंगा है। आप ध्यान से सुनिए, गंगा, इसमें जो ध्वनि आई, और गंदा, क्या गंगा वाली ध्वनि और गंदा वाली ध्वनि एक है या उसमें अंतर है? बहुत अच्छे से अंतर समझ में आएगा। और जब आप उस अंतर के स्तर पर बात को ध्यान में देखेंगे तो समझ में आएगा कि वो अंग है। अंग स्वतंत्र रूप से बोलना बड़ा मुश्किल है, उसमें अ नहीं है, ग भी नहीं है। अंग में अ और ग हटा के जो बचा, दरअसल ये वो ध्वनि है। उसको स्वतंत्र रूप से बोलना मुश्किल होता है, इसलिए सुविधा के लिए अंग बोल देते हैं, जबकि दरअसल वो अंग है नहीं। तो साहित्य को समझने से पहले एक शब्द पर आते हैं जिसको बोलते हैं वांग्मय। वांग्मय बना है दो शब्दों को जोड़कर। पहला शब्द है वाक और दूसरा शब्द है मय। वाक का मतलब होता है भाषा। भाषा में सब कुछ शामिल है। जो कुछ भी भाषा में कहा गया हो, जो भी भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त किया जाए, वो सब वांग्मय है ना। अब आप पॉइंट्स अपने नोट करना शुरू कर दें, जो जो बातें हैं अपने शब्दों में लिख लें अपने हैंड नोट्स के लिए। तो वांग्मय का मतलब सरल सा है, वाक प्लस मय। वाक यानी भाषा, भाषा के माध्यम से की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। कितना सरल है, ठीक है। जैसे कोई पोस्टर छपा हुआ हो तो वांग्मय है, दीवार पे कुछ लिखा हुआ है वांग्मय है, कुछ भी लिखा हो, कहीं भी लिखा जाए, बोला जाए किसी भी रूप में, वो सब वांग्मय है। इंटरनेट पे जाएंगे वही वांग्मय है, मोबाइल में व्हाट्सएप पे मैसेज आया, ज्ञान भरा हुआ मैसेज आया, वही वांग्मय है, सब वांग्मय है। लेकिन जैसे ही मैंने कहा भाषा, तो यहां पर एक बात और गौर करने की है कि भाषा का मतलब क्या है। जब आप चीजों की परिभाषा में जाते हैं ना, तो चीजें उलझने लगती हैं, उतनी सिंपल नहीं होती जितना हम सोचते हैं। तो भाषा का सरलतम मतलब जो हम जानते हैं बचपन से, वो ये है कि अभिव्यक्ति का साधन है। अगर मुझे आपसे कुछ कहना है तो मैं जिस तरीके से कहूंगा वो भाषा है, यही तरीका है। लेकिन मान लीजिए कि किसी बच्चे को मैं कहना चाहूं कुछ और मैं उसको यूं बोलूं कि ऐसे, और वो समझ गया, वो खड़ा हो गया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऐसा किया और उठ भी गया। क्या ये भाषा नहीं है? ये भी एक भाषा है। या क्लास में दो लोग बैठे हैं, दोनों के मन में शरारत सूझ रही है, लेकिन सामने एक मनहूस टीचर खड़ा हुआ है,
तो आंखों ही आंखों में वो बात कर रहे हैं आपस में ऐसे। उसके बाद कोई संवाद नहीं, दोनों उठे बाहर चले गए। एक ने आंखों से पूछा चलें या बैठना है, पूछा चल। फिर पहले वाले ने कहा कि, दूसरे ने कहा, तो दोनों अचानक उठे और बाहर निकल गए, किसी को पता भी नहीं चला, संवाद सारा हो गया। एक कवि हुए हैं बिहारी लाल, उनका सबसे प्रसिद्ध दोहा हिंदी साहित्य में जो है वो ऐसा ही है। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसों बात। बिहारी बड़े खिलंदड़ किस्म के कवि थे। खिलंदड़ समझते हैं? खिलाड़ी किस्म के कवि, मौज मस्ती वाले कवि। समाज वमाज भाड़ में जाए, समाज से क्या मतलब, मतलब मौज मस्ती वाले कवि एकदम, है ना। तो उनका सारा रुझान इन बातों में रहता था, श्रृंगार में, लड़का लड़की कैसे बात कर रहे हैं, दो लोग बात कर रहे हैं, वो कैमरा लेके खड़े हैं पीछे से, उनकी ये अदा है। रीतिकाल जिस काल में थे उस काल में लगभग सारे कवि ऐसे ही थे, कुछ ही समझदार लोग उस काल में हुए। तो एक सभा में एक नायक नायिका बैठे, शायद शोक सभा टाइप की कोई सभा है या सीरियस मामला है, जिसमें ये शोभा नहीं देता कि लोग शरारत करें आपस में। तो उसमें कह रहे हैं कि नायक नायिका कैसे बात कर रहे हैं। कहत यानी नायक ने अपनी आंखों से कुछ कहा, नटत नायिका ने अपनी आंखों से मना कर दिया कि पागल कहेंगे, चुप ठीक से बैठ। नायक ने कहा चलना, यहाँ क्या कर रहे हैं बैठ के, बाहर चलना बात करेंगे। नायिका कह रही है, नायिका ने इशारे से मना कर दिया कि नायिका पढ़ने में इंटरेस्टेड है, वो पढ़ रही है ध्यान से, नायक पढ़ता नहीं है। नायिका आईएएस बनने आई है, नायक नायिका के लिए आया है, तो दोनों के मूल उद्देश्य में अंतर है, तो क्या करे। नायक शरारती है, चंचल है प्रकृति से ही, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बह रहा है उसके अंदर, ज्यादा कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कहत नटत, नायिका ने मना किया और नायक इतना बेरोजगार टाइप का है कि इसी बात पे रीझ गया कि क्या मना किया है। कहत नटत रीझत, देखिए नायक रीझ गया और नायिका को लग रहा है कि कितना फुकरा टाइप का इंसान है, अभी इसको डांट के मना किया, इस पे खुश हो रहा है। खिजत, नायिका खींच गई कि कैसा चौपट टाइप का आदमी मिल गया है। कहत नटत रीझत खिजत, उसके बाद दोनों ने फिर देखा तो भूल चूक लेनी देनी वाले भाव से आंखों ही आंखों में ये हो गया, चलो ठीक है यार टेंशन मत लो। मिलत, और जैसे समझौता हुआ आंखों से, खिलत, दोनों हंस पड़े। और जैसी समझौते की हंसी आई तो नायिका को संकोच हो गया, लजियात। कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन हीसो बात। भरे भवन में कर रहे हैं आंखों से ही बातें। इतनी सूक्ष्म दृष्टि केवल बिहारी के पास है। और इससे पहले कि बिहार के लोग नाराज हों, बिहारी बिहार के नहीं थे, वो राजस्थान के थे, जयपुर में बेस्ड थे, वहां से लिखते थे। क्योंकि एक बार ऐसा हुआ 8-10 साल पहले कि मैं बिहारी के बारे में पढ़ा रहा था, उसी दिन अचानक क्लास में एक बच्चा आया पहली बार क्लास करने के लिए, वो बिहार से था, न केवल था बल्कि वो बहुत दावे के साथ वहां से था। तो मैंने कहा कि बिहारी समाज वमाज से उनको कोई मतलब नहीं था, लंपट टाइप के कवि थे, मैंने ऐसा कुछ वाक्य बोला। उसको कुछ बैकग्राउंड पता नहीं थी, तो मैंने कहा बिहारी लंपट थे। उसको लगा कि बिहार के लोगों के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, क्लास में खड़ा हो गया, आपने कैसे बोल दिया। मैंने कहा प्रभु बिहारी एक कवि का नाम है जो बिहार के नहीं, आपने ऐसे बोल कैसे दिए बिहार के बारे में। बाद में पता लगा कि वो कुछ सेवन करके आया हुआ था क्लास में, तो उस अवस्था में था उस समय। फिर बाद में उसको समझाया गया तो समझा। तब से मैं डिस्क्लेमर के तौर पर जब भी बिहारी पहली बार बोलता हूँ, साथ में बोलता हूँ बिहारी जो बिहार के नहीं थे, उन्होंने ऐसा लिखा है। तो अब ये बताइए, कहत नटत वाली जो पूरी भाषा है, क्या वो भाषा नहीं है? पूरी बात तो होगी नायक नायिका में, पूरा प्रोग्राम बन गया है कि अभी नहीं जाना है, बाद में जाना है, क्लास हो जाए, उसके बाद 3:30 बजे चली आना तो पान की दुकान पे, सब तो प्रोग्राम सेट हो गया ना। जब आंखों ही आंखों से सारा प्रोग्राम सेट कर लिया, इसका मतलब संवाद तो हो ही रहा है, अभिव्यक्ति हो ही रही है।
तो भाषा के दो रूप हैं। एक व्यापक अर्थ है भाषा का, और व्यापक का मतलब है किसी भी तरह की अभिव्यक्ति किसी भी तरह से हो, वो भाषा है। पक्षी आपस में जब बात करते हैं वहां भी अभिव्यक्ति हो रही है। पशु बात कर रहे हैं आपस में, इंसान और पशु आपस में बात कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं, अभिव्यक्ति वहां भी हो रही है। इतना ही नहीं, आप बाइक चलाते हुए जा रहे थे बहुत तेजी से, अचानक रेड लाइट हो गई, खट से रुक गए आप, अभिव्यक्ति हुई ना भाई। रेड लाइट ने आपको कहा कि रुक जाओ, आप रुक गए, किसने कुछ नहीं बोला। संकेतों की भाषा। तो व्यापक भाषा में संकेतों की भाषा भी शामिल है, पशु पक्षियों की भाषा भी शामिल है, हर तरह की अभिव्यक्ति शामिल है। पर भाषा का जो सीमित अर्थ है, संकीर्ण अर्थ है, सीमित अर्थ जो भाषा का है, उसमें केवल और केवल शब्दों वाली भाषा, और शब्दों की भाषा वो जो या तो बोली जाए या लिखी जाए। शब्दों की भाषा मौखिक या लिखित, और लिखित का ही नया रूप क्या है, मुद्रित, यानी छपी हुई, या टंकित, टाइप की हुई, वो सब लिखित का ही रूप है ना, आपने हाथ से नहीं लिखा, टाइप कर दिया उसको। तो जब मैं कह रहा हूं वांग्मय, वांग्मय का मतलब है कौन सी वाली भाषा से होना चाहिए, व्यापक वाले से होगा या सीमित वाले से होगा, सीमित वाले से। तो मौखिक या लिखित भाषा में की गई कोई भी अभिव्यक्ति वांग्मय है। वांग्मय दो तीन तरह का हो सकता है, जिसमें से एक प्रकार साहित्य है। तो साहित्य तक वहां से पहुंचेंगे तो और अच्छा रहेगा। वांग्मय को साहित्य की दुनिया में कहते हैं कि इसके तीन भेद हैं। पहले को बोलते हैं वार्ता, दूसरे को बोलते हैं शास्त्र, और तीसरे को बोलते हैं साहित्य। साहित्य को पहले काव्य भी कहते थे, आजकल काव्य साहित्य का एक हिस्सा है। पहले साहित्य और काव्य एक ही बात थी, अभी इस पर भी आएंगे कि ऐसा क्यों था। तो आपको वांग्मय के बाद तीन शब्द और मिल गए हैं, कौन कौन से हैं? वार्ता, जोर से बोलिए बुलंद आवाज में, वार्ता, शास्त्र और साहित्य। ठीक है, बोलने में शर्माना नहीं है कि आसपास लोग क्या सोचेंगे, वो नहीं सोचेंगे क्योंकि वो बोल रहे हैं, तो आप भी बोलिए। और एक सूत्र वाक्य हमेशा ध्यान रखिए, बाकी लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर ये भी मैं ही सोचूंगा तो वो क्या सोचेंगे, तो वो उनको सोचने दो, आप अपने प्रोसेस को एंजॉय करो अच्छे तरीके से। तो वार्ता, शास्त्र और साहित्य तीन चीजें हैं। वार्ता का सामान्य मतलब बातचीत, जैसे आप लोग बातचीत करते हैं, सामान्य जीवन की जो भी बातचीत है वांग्मय है, भाषा से तो हो रही है। जैसे दो लोग आपस में मिलते हैं और बस पूरी बात हो गई। अब अंग्रेजी में अनुवाद करें, एंड फोर व्हीलर, बस के लिए अगर कहीं कुछ तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेकिन दो दोस्त मेरे पहले पूछा और बस